हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा प्रीवियस क्लास में हमने डाइपोल को डिस्कस किया था, देखा था डाइपोल किस प्रकार से वर्क करता है ना। डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो जाती है, ये सारी चीजों को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, है ना। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, स्थिर वैद्युत बल और डाइपोल, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं नए पार्ट की तरफ और क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होती है। जी हाँ, विद्युत फ्लक्स क्या है ये देखेंगे, इसका यूजेस क्या है, कहां पर यूज होता है ना। सारा कुछ फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, सारी कहानी देखेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक सरफेस है, मान लीजिए कंडक्टर है, वो कोई चालक है जिसकी सतह है सरफेस। अब उस सरफेस पर क्या अवेलेबल है? उस सरफेस पर एक चार्ज अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? एक चार्ज अवेलेबल है। और चार्ज की वजह से आप जानते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि चार्ज से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है। कौन से? प्लस चार्ज से, और माइनस चार्ज पर आती है। मींस चार्ज के तो दो ही प्रकार है, आवेश के दो ही प्रकार है, या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा। अब कहानी क्या है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उसी से निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उसी से निकलती है। और अगर मैं बोलूं सरफेस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, तो बाहर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां आएगी? उस चार्ज के पास आएगी। ये केस रहेगा। जी हाँ, दो ही पॉसिबिलिटी है, दोनों बना दी। तो विद्युत बल रेखाएं बाहर जाए या विद्युत बल रेखाएं अंदर आए, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में, बाहर जाने वाली हो या अंदर जाने वाली हो, उनकी संख्या को बताता है कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्या बताता है विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स किसी सतह से निकलने वाली, किसी सतह से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। डन। अब होगा क्या इससे? एक्चुअल में क्या होगा इससे? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि नंबर ऑफ लाइंस ही डिफाइन करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, वो जो फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था। नाउ वही केस सेम यहां पर कंसीडर करेंगे। क्या कहानी आएगी कि अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकलेगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ लाइंस कम निकलेगी तो इंटेंसिटी कैसी होगी? कम होगी। मींस क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? फ्लक्स के थ्रू, फ्लक्स के थ्रू भी इंटेंसिटी को ही बताया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने के लिए ही किसका इस्तेमाल हो रहा है, किसका यूज हो रहा है? फ्लक्स का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो इसको बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन शॉर्ट में लिखिए, डेफिनेशन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हिंदी में बोले तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्या है ये? विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। अब वो विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलेगी? तो पृष्ठ से, किसी सतह से निकलेगी। समझिएगा, कहां से निकलेगी? पृष्ठ से निकलेगी, किसी सतह से, या तो बाहर जाएगी या तो अंदर जाएगी। दोनों ही केस में उनके नंबर्स काउंट कर लेने। जितनी ज्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी कम होगी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो ये फ्लक्स ओवरऑल तीव्रता को ही माप रहा है, बता रहा है कि उस पृष्ठ पर, उस सतह पर तीव्रता कितनी है।
बट एक कंडीशन और आती है इसमें कि ये क्या पूरे सरफेस को ले रहा है, पूरे पृष्ठ पर। तो मान लीजिए एक सतह है, तो सतह पर किसी पॉइंट पर प्लस चार्ज होगा, हो सकता है किसी पॉइंट पर माइनस हो सकता है किसी पर प्लस हो फिर माइनस हो, ऐसा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्ज अवेलेबल हो सकता है ना। इसीलिए जब इस फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से ली जाती है, जिसको बोलेंगे यूनिट एरिया से, या किसी अल्पांश से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पांश बोलते हैं। एक छोटे से एरिया को कंसीडर कर लेंगे, उस एरिया से बाहर निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसान है, विद्युत फ्लक्स डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। अब इसको फाई से डिनोट करते हैं और क्या बना रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है, फॉर्मूला बनाया जा रहा है। कैसे बनेगा, तो अभी जो मैंने कहानी कही उसी को लिखना है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बताता है, किसके थ्रू, लाइंस के थ्रू तीव्रता बताता है, बट किसी एरिया के साथ, किसके साथ, किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ। तो वही बोलते हैं क्या, कौन सा, एरिया वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ऑफ एरिया है ना, एरियल वेक्टर आ जाएगा। और इनटू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई मतलब विद्युत क्षेत्र, और एरिया का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। क्रॉस ना लगा के मैं वहां क्या लगा दूं, डॉट लगा दूं, तो ये बन जाएगी कहानी दोनों की। क्या बन गया, फॉर्मूला। अब ध्यान से फॉर्मूले पर वर्क करते हैं। फिर से एक बार फॉर्मूला समझा देता हूं। क्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या से मुझे क्या पता चलेगा, ई पता चलेगा, और ए क्या है, उस अल्पांश जो छोटा सा एरिया लिया था, यूनिट एरिया लिया था, उसी को ए से डिनोट कर रहे, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है। वेक्टर फॉर्म में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, मतलब दो सदिशों का अदिश गुना अदिश राशि होती है। तो फाई क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, डॉट को आप हटाओगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। जी हाँ, ये बन गया क्या, फॉर्मूला, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, विद्युत फ्लक्स के लिए। अब आगे की चीजें कैलकुलेट करेंगे, बट पहले थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी बात होनी चाहिए, बिकॉज थीटा आ रहा है। तो थीटा क्या होगा, कैसे थीटा को कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही किसी चालक सतह को विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, विद्युत क्षेत्र में रखते ही उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलने लगेगी। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस किसी पर्टिकुलर, किससे, किसी पर्टिकुलर शॉर्ट एरिया से निकलेगी। एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, अल्पांश क्षेत्र ले लेंगे, उस क्षेत्र से निकलेगी। तो उनकी भी तो डायरेक्शन है कि सतह से कैसी निकलती है, लंबवत निकलती है। सतह से कैसी निकलती है, लंबवत निकलती है, और वो सतह भी तो किसी डायरेक्शन पर होती है। इसका मतलब कि ये जो थीटा है, ये दो राशियों के बीच का कोण है। कौन कौन सी राशि है, कौन कौन सी क्वांटिटी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा उसका एरिया। इन दोनों के बीच का कोण कौन है, थीटा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। एक डेफिनेशन आप यहां से भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोलना क्या, सदिश क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का गुणनफल क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। आप देख रहे प्रोडक्ट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर वाला एरिया है ना, एरियल वेक्टर या वेक्टर एरिया, दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। चलिए फॉर्मूले से आगे की चीजें और क्लियर होगी, तो पहले फॉर्मूले पे ही वर्क करते हैं। क्या है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ये जो ई ए कॉस थीटा आ गया है, उसमें मैंने कहा थीटा किसके किसके बीच में रहता है, तो थीटा बिटवीन है किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक
फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। किसके बीच में? एरिया वेक्टर के बीच में। मतलब विद्युत क्षेत्र, समझना जरूरी है इसको, तभी तो आप आगे के क्वेश्चन समझ पाओगे और कर पाओगे। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश इन दोनों के बीच का है थीटा। मीन्स मान लीजिए क्या कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और आप जिस सरफेस को प्लेस्ड कर रहे हो, क्या जिस सरफेस को प्लेस्ड कर रहे हो उसकी डायरेक्शन उसके क्षेत्रफल की, सरफेस की है ना। जैसे लाइक आपके पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट सरफेस होती है, तो फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं, जहां से क्या निकलने वाली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलने वाली है, उसका क्या है, ये डायरेक्शन है। ये एरिया की डायरेक्शन हो गई और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इन दोनों के बीच बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। अब आगे चलते हैं और इसके लिए क्या निकालते हैं, यूनिट, डायमेंशन, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इस थीटा को कि इस थीटा की वजह से एक्चुअल में क्या क्या चीजें हो रही है। इस थीटा की वजह से एक्चुअल में क्या क्या चीजें हो रही। बट पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एसआई यूनिट देख लेते हैं। लेट्स सी एसआई यूनिट। फॉर्मूला सामने है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। तो फाई इक्वल टू ई के लिए क्या आता है, न्यूटन पर कुलाम, और एरिया के लिए क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो आपको इजीली मिल गई। क्या है यूनिट वो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम। फिर अगर आप वोल्टेज वाली यूनिट निकालना चाहते हो तो आपको पता है क्या कि E की एक और इकाई होती है, E की एक और यूनिट होती है। कहां से आती है वो, वोल्टेज वाले फॉर्मूले से आती है, पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से। आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहीं से E की यूनिट आती है क्या, V फॉर वोल्टेज और R फॉर डिस्टेंस, मतलब मीटर। तो वोल्ट पर मीटर निकल कर आती है। अगर आप उसको E की जगह रखोगे तो एक और यूनिट हो जाएगी एंड, या फिर आप इसको लिखिए और। एक तो ये यूनिट हो गई, दूसरी एक और होती है, उसको भी फाइंड आउट कर रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगी, वोल्ट बाय मीटर, किसकी, E की, इनटू क्या हो जाएगा, एरिया का, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट इनटू मीटर। एक मीटर से एक मीटर चला जाएगा और क्या यूनिट आ जाएगी फाई के लिए, वोल्ट इनटू मीटर आ जाएगी। सो फाई की कितनी यूनिट हो रही है, 2 यूनिट हो रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, न्यूटन कुलाम में रख रहे तो, और E की दूसरी यूनिट यूज की जा रही है वोल्ट मीटर वाली। वोल्ट मीटर रखोगे इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, वोल्ट इनटू मीटर आ जाएगा। इस तरीके से फाई की क्या हो गई, 2 यूनिट हो गई है। डन। अब क्या बचा है इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला बचा है। सो लेट्स सी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है इसका, देखते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। लेट्स सी, इसको यहां नहीं इधर ही कर लेते हैं, इसी पेज पर कर लेते हैं। क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। ओके, नाउ फाई इक्वल टू ई इंटू ए है। क्या है, ई इंटू ए। अब E का फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आता आपको तो कोई इशू नहीं, हमने पढ़ा है यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी को बताता है, इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नाउ एरिया जैसा का वैसा।
अब फोर्स का एमएलटी तो याद करा होगा आपने 11th क्लास में, नहीं भी करा होगा तो उसको याद रख लीजिए ताकि आसानी हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम फोर्स का एमएलटी नहीं निकाल सकते, बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसलिए कुछ चीजें आप याद रखिए। तो F का याद किया तो क्या, एम एल टी माइनस टू, ओके। Q मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है ए टी इंटू ए फॉर एरिया है, एरिया मतलब मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर तो लेंथ का स्क्वायर, L2 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया m, L कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, T नीचे का ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A का -1। ये रहा क्या आपका विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। जी हाँ, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं, बस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करा मैंने, F अपॉन Q लिखा और F का मुझे याद था, Q का याद था, एरिया मतलब मीटर वाला भी पता था, तो फटाफट वैल्यू रखी और सॉल्व कर दिया। गुने में घाते जुड़ जाती है तो सबकी घात जोड़ने पर फाइनल ये आंसर। तो क्या फॉर्मूला देखा हमने, फॉर्मूले के बाद क्या उसकी एसआई यूनिट 1 आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 1 आई क्या वोल्ट मीटर, और फिर उसका निकाला डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। मैंने कहा जो वो थीटा आ रहा था उसका क्या यूज है, तो वो जो थीटा है उसका बहुत ज्यादा डिटेल में यूज होगा आगे चल के जब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो थीटा बहुत हेल्प करेगा आपको। किसके किसके बीच का एंगल है थीटा, तो एंगल बिटवीन ई एंड ए। सो लेट मैं तीन कंडीशन ड्रॉ करता हूं, तीन कंडीशन ड्रॉ करता हूं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर कितनी हो सकती है, 180 डिग्री तक हो सकती है। 0 डिग्री से लेकर कितनी हो सकती है, 180 तक हो सकती है। उस लिमिट रेंज में तीन एंगल ले सकते हैं आप, एक 90 से कम वाले, एक 90 डिग्री और एक 90 से ज्यादा वाले। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा किसके साथ आया है, कॉस के साथ आया है, और कॉस में कहानी क्या होती है, 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1, 90 डिग्री के बाद की कहानी क्या होती है, नेगेटिव वाली होती है, और 90 डिग्री के पहले की कहानी क्या होती है, पॉजिटिव वाली होती है। मींस फ्लक्स के तीन टाइप आ रहे हैं, फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, इवन फ्लक्स कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। 90 डिग्री पर फ्लक्स कितना होता है, सॉरी 90 डिग्री पर फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है ना। तो 0, माइनस या प्लस, तीन वैल्यू मिल रही है। डन, क्या उन तीनों को ड्रॉ करते हैं। लेट कि आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। किसकी डायरेक्शन है ये, ई की डायरेक्शन है, ओके। नाउ आपके पास एक एरिया रखा गया है लाइक दिस, कि एरिया ऐसा कुछ है, ठीक है। तब एरिया की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, एरिया की डायरेक्शन ये है। अब जरा अज्यूम कीजिए कि ई इस तरफ जा रहा है और ए थोड़ा डायगोनल है, तो इसको क्या बोलोगे आप, ये वाला एंगल, इसको क्या बोला जाएगा, इस एंगल को बोला जाएगा थीटा लेस देन 90 डिग्री। जी हाँ, थीटा कैसा है, 90 डिग्री से छोटा है। इफ थीटा इज लेस देन 90, तो आप वहां रख कर देख लीजिए, 0 रखा तो cos 1 मिल गया, मींस फ्लक्स कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। हाउ, कैसे, देखिए, फाई इक्वल टू ई ए कॉस, 90 से छोटा मान रखना है, तो लेट मैंने कितना रख दिया, सबसे पहले तो 0 रखूंगा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, e इंटू ए, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। आप रखोगे क्या 30, 30 की भी वैल्यू आ जाएगी, √3/2 आ जाएगा। आप रखोगे 45, 1/√2 आ जाएगा। आप रखोगे 60, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। बट इन सारे केसेस में वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आएगी,
पॉजिटिव आएगी, इट मींस मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो फाई का जो मान होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जी हाँ, बहुत काम का है। अगर एरिया और फील्ड है ना, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र में कितना 90 डिग्री से कम का कोण होगा, तो वहां पर फाई हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। डन। ओके, नाउ सेकंड केस कंसीडर करते हैं और देखते हैं सेकंड में क्या कहानी बन रही है। तो लेट की ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई की, और इस पे क्या रखा गया है, एक एरिया रखा गया है। लाइट की एरिया इस तरीके से रखा गया है, तो एरिया का एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सरफेस है जिससे क्या निकल रही है बाहर, हालांकि सारी सतहों से बाहर निकलती है, बट कंसीडर किसको करना है, हम एक यूनिट एरिया की बात करें ना, अल्पांश शॉर्ट एरिया की बात कर रहे हैं। तो वो शॉर्ट एरिया की ऊपर की तरफ जा रहा था और ई इधर जा रहा था। जब आप दोनों के बीच का एंगल कंसीडर करोगे तो एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, बताइए कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो मैं एक बार रख के देख लू क्या हो रहा है, प्लस माइनस ई ए कॉस कितना आ गया 90 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 इक्वल टू होता है 0, और जैसे ही 0 में ई ए का मल्टीप्लाई करोगे फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मींस जब भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एरिया और फील्ड के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, जब भी क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, या दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपने क्षेत्रफल को उसके परपेंडिकुलर रख दिया है, अब उससे क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है ना। और आगे बात करेंगे इस कंडीशन पर थोड़ी देर में, बट अभी आप ये समझिए कि अगर एरिया और फील्ड परपेंडिकुलर है या दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो वहां से कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। मींस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, उस प्लेस पर जीरो होगी, जीरो फ्लक्स कहलाएगा। डन। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है अगले की कहानी। तीसरा एक और कंसीडर कर लेते हैं। लेट कि आपके पास क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस पर क्या रखा जा रहा है, एक एरिया रखा जा रहा है। लेट दिस वन इज द एरिया, ये क्या हो गया, एरिया। तो एरिया की डायरेक्शन अब कहां चले जाएगी, इस तरफ चले जाएगी ऐसे। जी हाँ, एरिया की डायरेक्शन कहां चले जाएगी, इस तरफ चले जाएगी। अब आप देख ही पा रहे होंगे, ये हो गया एरिया, ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल कैसा दिख रहा है अब की बार आपको, कि ई की डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन ये है, मतलब थीटा क्या हो गया है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है। दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है, मींस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उस केस में आप जानते हैं 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू रखने पर कॉस का मान हमेशा नेगेटिव आता है। क्या, कॉस 120 रखोगे तो माइनस वैल्यू मिलेगी, कॉस 135 रखोगे माइनस। इट मींस 90 के अब वो जितना आगे जाते जाओगे आप उतनी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती जाएगी। सो अगर मैं क्या रखता हूं, थीटा ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा रखता हूं, उस केस में फाई कैसे मिलेंगे मुझे, नेगेटिव मिलेंगे। आई होप आपको तीनों केस समझ में आए होंगे। अगर लेस देन 90 है, थीटा न्यून कोण है ना, 90 डिग्री से कम न्यून कोण है तो फाई पॉजिटिव। अगर परपेंडिकुलर है, समकोण है, परपेंडिकुलर वाले केस में 0, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया उस केस में माइनस फ्लक्स मिलते हैं। जी हाँ, अब
एक क्वेश्चन ऐसा बना है प्रीवियस ईयर में जिसमें कहा गया है कि एक सरफेस है या एक कंडक्टर है जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है सॉरी जिससे क्या हो रहा है, उस पृष्ठ से निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है किससे, उस पृष्ठ से निकलने वाली, वो विद्युत बल रेखाएं इस विद्युत क्षेत्र के समांतर निकलती है। कैसे निकलती है, समांतर निकलती है। लेट इसको कंसीडर करते हैं हम एक और प्लेन पर, एक और स्लाइड ले लेते हैं ताकि इजीली समझ में आए। तो अभी आपको कहा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ओके, किसकी डायरेक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एरिया को कैसे भी रखे, एरिया के बारे में नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं जो निकलती है ना, विद्युत बल रेखाएं जो निकलती है वो कैसी है, वो इसके पैरेलल है। जो विद्युत बल रेखाएं है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, विद्युत बल रेखाएं है, वो विद्युत क्षेत्र के समांतर चल रही है। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा सा मिसमैच शायद आपको हुआ हो। नाउ क्या है कि एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के समांतर ही उस चालक से क्या निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। मींस लाइन भी उसी डायरेक्शन में है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। दोनों की दिशाएं कैसी है, सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे। अब क्या, तो ऐसे केस में आपको वो पिछली थ्योरी याद करनी पड़ेगी कि ये जो लाइंस थी कैसे निकलती थी, हमेशा निकलती थी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सतह होगी उसके लंबवत चलेगी। अब जब ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप समझिए कि जो सरफेस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सतह के लंबवत। तो जब इनकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब सतह कैसे रखी गई होगी, क्या सतह ऐसी रखी गई होगी, जी हाँ, सरफेस ऐसी होगी, तभी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही है। मींस क्या केस हो गया कि जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ और ई की डायरेक्शन इस तरफ, मतलब जो थीटा था हमारा फिर से कितना आ गया 90 डिग्री। और अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है देन फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मींस अगर विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के समांतर निकलती है या समांतर चलती है, उस केस में डायरेक्ट बोल सकते हैं आप कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा। ओके क्या, तो एक तो डायरेक्ट बोल दिया क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। इनडायरेक्टली कैसे बोला उसने कि जो लाइंस होती है वो लाइंस क्या हो रही है, ई के समांतर निकल रही है, ई के समांतर निकल रही है। मतलब हमने सोचा, क्या सोचा कि ये जो लाइंस थी ये परपेंडिकुलर निकलती है तो एरिया कैसा हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट। तो ई के कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हुआ तो फिर से आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जी हाँ, जरूरी है समझना इसको, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं, देखते हैं अगली चीज क्या है। सो नेक्स्ट इज गॉस थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, गॉस थ्योरम। समझते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है, किससे रिलेटेड है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। क्या कहा गॉस ने, क्या है इसका स्टेटमेंट, बहुत काम का स्टेटमेंट है, वही जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया। उसके लिए क्या कहा इनने कि किसी सरफेस से, बट वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, इनक्लोज्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इनक्लोज्ड सरफेस, मतलब बंद सतह से। ये पॉइंट तो आप पहले समझ लीजिए कि सरफेस कैसी है, इनक्लोज्ड है,
बंद सतह है, उस बंद सतह से उसमें भी कोई एरिया ले लीजिए, एक ये ले लिया लेट यूनिट एरिया, ये क्या हो गया है यूनिट एरिया हो गया है, एक अल्पांश ले लिया है शॉर्ट एरिया, इससे क्या निकल रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, इन्हीं लाइंस को क्या बोल रहे हैं हम फ्लक्स बोल रहे हैं। और ये लाइंस उससे निकल कब रही है जब उस पृष्ठ पर क्या होगा चार्ज प्रेजेंट होगा, जब उस पृष्ठ पर क्या होगा चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ओवरऑल सेटअप समझ जाइए आप, पहले एक बंद पृष्ठ लिया जिस पर आवेश कितना था Q था, उससे नंबर्स ऑफ लाइन बाहर निकली, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकली, विद्युत बल रेखाएं बाहर गई, उनकी संख्या को क्या बोल दिया मैंने फाई। अब गॉस क्या बोलता है, गॉस बोलता है कि इस पृष्ठ से संबद्ध कुल चुंबकीय बोल रहा था, कुल विद्युत फ्लक्स किससे, इस पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित टोटल चार्ज है ना, उस सरफेस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज का क्या होता है 1/एप्सिलॉन टाइम होता है, कितना होता है 1/एप्सिलॉन टाइम होता है, बस इतना सा और कुछ नहीं। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला मिल जाएगा आपको यहां से, क्या सीधा सा कि एक इनक्लोज्ड सरफेस है, बंद सतह है, अब उस बंद सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो वो फ्लक्स उस पृष्ठ पर उस सरफेस पर प्रेजेंट चार्ज का कितना होता है 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। फ्लक्स क्या होता है पृष्ठ पर प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स, लिख सकते हैं क्या फ्लक्स रिलेटेड टू इनक्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज टाइम्स ऑफ, टोटल लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं ना, या फिर टोटल ना लिख के, टोटल तो अलग चीज हो जाएगी, नेट लिख देता हूं, नेट मतलब आप उसमें फाइंड आउट कर लोगे, प्लस को प्लस कर दोगे माइनस को माइनस, तो क्या आ जाएगा नेट, तो 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस, प्रेजेंट ऑन सरफेस, सतह पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है कौन फ्लक्स, जो उस सतह से बाहर निकल रहा है वो, डन, जो सतह से बाहर निकल रहा है वो। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट किसका गॉस का, और एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा आपको यहां से, क्या फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। जी हाँ, एक तो ये फॉर्मूला हो गया और दूसरा वो फॉर्मूला हो गया, वहां से E की भी वैल्यू निकलती है, देखिए ये तो आसान है गॉस थ्योरम, इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, एक चार्ज है हमारे पास, बट रिमेंबर ये चार्ज कौन सा है नेट चार्ज, क्योंकि इस सरफेस पर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं, पहले उन सबको कैलकुलेट किया जाएगा और उन सबको कैलकुलेट करने के बाद क्यू नेट निकलेगा, जो उस सरफेस पर टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स कर देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा फाई निकल कर आ जाएगा। अब फाई का एक और फॉर्मूला देखा था हमने, क्या देखा फाई इक्वल टू ई इंटू ए, क्या आया था E इंटू ए, आप चाहे तो cos थीटा भी लिख सकते हैं, यहां से आप E का फॉर्मूला एक और बना सकते हैं, क्या कि E इक्वल टू जो होता है वो क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन डी ए, इस तरीके से आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा किसका E का। तो फ्लक्स के फॉर्म में E है, E भी फ्लक्स के फॉर्म में आ सकता है, दोनों को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और वैल्यू निकाली जा सकती है, डन। तो गॉस थ्योरम यही है कि उस पृष्ठ पर जो कुल आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा, डन, ओके। अब क्या होता है इस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, आपके पास कौन सी सरफेस आ रही है,
किस नेचर की सरफेस आ रही है ना, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं और उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम लिखने से पहले आप समझिए एक चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है गॉस और फ्लक्स से रिलेटेड। कैसा कि लेट एक सरफेस है ना, ये सरफेस है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि चार्ज के अकॉर्डिंग बताया था मैंने, है ना, तो आप समझिए कि किसी सतह से फ्लक्स बाहर जा रहे हैं, किसी सतह से फ्लक्स बाहर जा रहे हैं, तो उस सरफेस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए। अगर सरफेस पर प्लस चार्ज है तो फ्लक्स उससे बाहर जाएगा, समझे, सतह पर धनावेश है तो फ्लक्स बाहर जाएगा, ओके। और अगर उस सरफेस पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो फ्लक्स कहां आते हैं, अंदर आते हैं। कहां आते हैं, अंदर आते हैं। ओवरऑल जब स्टेबल कंडीशन की बात होती है तो जितनी फ्लक्स बाहर जाती है उतनी ही फ्लक्स कहां आती है, अंदर भी आती है। जी हाँ, जितनी फ्लक्स बाहर जाएगी उतनी फ्लक्स अंदर भी आएगी, वहां हो जाएगा क्या, यूनिफॉर्म वाला केस। डन। तो एक दूसरे से रिलेट कीजिए, फ्लक्स बाहर जा रही है तो प्लस चार्ज है, या प्लस चार्ज है इसलिए फ्लक्स बाहर जा रही है। सेकंड, माइनस चार्ज है तो फ्लक्स अंदर आएगी, या किसी पृष्ठ के अंदर फ्लक्स जा रही है तो आप बता दीजिए उस पृष्ठ पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। सुनने में चीजें आसान है बट ये आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को क्या करेगी, कवर करेगी, आपको हेल्प करेगी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है क्या, आई होप समझ में आई होगी दोनों कहानी। प्लस से निकलती है तो हमने निकाल दिया और माइनस में एंटर करती है तो वापस कर दिया। अब सतह से बाहर निकल रही है तो सतह पर धनावेश है और सतह के अंदर जा रही है तो सतह पे ऋणावेश है, ऐसे। डन। एक और कॉन्सेप्ट है कि ये तो प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, प्लस है तो बाहर, माइनस है तो अंदर। बट अगर किसी सरफेस पर Q इक्वल टू 0 हो गया, क्या हो गया, किसी सतह पर आवेश का मान शून्य हो जाए, क्या हो जाए, आवेश का मान शून्य हो जाए, तो उस केस में उसका फ्लक्स भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ना अंदर की बात है ना बाहर की, मीन्स आप समझिएगा जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा, मीन्स जितनी लाइंस अंदर उतनी ही लाइंस बाहर। क्योंकि ये चार्ज जो 0 हो रहा है इसमें कुछ तो प्लस आए होंगे और कुछ क्या आए होंगे, माइनस। दोनों की वजह से क्या हो गया होगा, चार्ज 0 हो गया होगा, इसलिए फाई भी कैसा मिलेगा आपको वहां पर, शून्य। तो अगर किसी पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है तो वहां से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगी, कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगी। बट अगर नेगेटिव है तो सरफेस के अंदर, पॉजिटिव है तो सरफेस से बाहर। जी हाँ, ये कुछ काम की बातें थी। फिर इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के ऊपर। देखते हैं गॉस ने किसी सरफेस से रिलेटेड क्या क्या बातें कही। तो सबसे पहला एप्लीकेशन किसके लिए था, डाइपोल के लिए था, है ना। मान लीजिए आपके पास एक सतह है, सरफेस है जिसको कंसीडर किया जा रहा है, अब इससे फ्लक्स निकलने वाले, बट सरफेस कैसी है, इनक्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर डाइपोल रखा गया है, जिसके अंदर क्या रखा गया है, डाइपोल, द्विध्रुव रखा गया है। कौन सा केस देख रहे हैं हम, द्विध्रुव को किसी बंद सतह के अंदर रखने पर, डाइपोल को इनक्लोज सरफेस में रखने पर एक चार्ज क्या होता है, प्लस, एक चार्ज क्या होता है, माइनस। आप जानते हैं डाइपोल का केस, डाइपोल में मैग्नीट्यूड कैसा होता है, ऑलवेज सेम होता है, मतलब इन दोनों आवेशों का जो मान है, परिमाण है, समान है। तो जब आप इसमें Q नेट निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे,
क्यू नेट निकालने जाओगे तो प्लस का क्यू माइनस का क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और आप जानते हैं गॉस ने क्या कहा है, गॉस ने कहा है phi इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्या क्यू नेट। अब क्यू नेट 0 हो गया तो phi इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मींस किसी सतह के अंदर, किसी सरफेस के अंदर अगर आप डाइपोल को रखते हो, है ना, किसको रखते हो, द्विध्रुव डाइपोल को रखते हो, तो नेट चार्ज 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वहां कोई फ्लक्स प्रेजेंट नहीं होता, कोई फ्लक्स वहां से पास नहीं होगा। ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन। डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन क्या है अगले केस में। तो समझिए, लेट कि फिर से एक सरफेस ली उनने और अब इस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज रख दिए उनने। इस तरीके से बहुत सारे चार्ज क्या है इस सतह के अंदर उपस्थित है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा 1/ε0 क्यू नेट होता है। क्यू नेट होता है मतलब इसको वैसे बोलेंगे क्या, कंडीशन क्या होगी, जब किसी बंद सतह के अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित हो, अलग अलग नेचर के हो सकते, तो आपको क्यू नेट निकालना पड़ेगा। क्यू नेट कैसे निकालेंगे, 1/ε0 जो सेम नेचर के उनको जोड़ दो तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों प्लस वाले थे जुड़ गए, माइनस क्या हो जाएगा Q4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/ε0 में मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। जी हाँ, जब पृष्ठ पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, सारे आवेशों को आप जोड़ दीजिए, है ना, Q1 Q2 Q3 और साइन के साथ रखना है ना, तो एक माइनस आया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेट चार्ज निकल जाएगा, उस नेट चार्ज का 1/ε0 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल जाएगा, पाई निकल जाएगा। जी हाँ, आसान है। चलिए नेक्स्ट अगला एप्लीकेशन देखते हैं इसका। नेक्स्ट एप्लीकेशन में जैसे कि आपको बताया, लेट कि एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना कर दीजिए आप, 0 कर दीजिए। अगर बंद सतह के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं तो उस पर फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि 1/ε0 इंटू क्यू नेट फिर से कितना हो जाएगा 0 और फाई क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो जब किसी बंद सतह के अंदर रखा गया आवेश शून्य होता है या कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, उस केस में अगेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, और ये वाले क्वेश्चन फिर ज्यादा बनते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं क्यूब। लेट कि आपके पास एक क्यूब है, क्या है, आपके पास एक क्यूब रखी गई है और कंसीडर करते हैं उस क्यूब के अंदर क्या कहानी बन रही है। सो लेट कि दिस वन इज द क्यूब, ये क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर, कहां पर, क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा जाता है। कहां रख दिया जाता है आवेश को, क्यू आवेश को इस घन के या क्यूब के केंद्र पर रखा जाता है। कहां पर, ऑन सेंटर, क्यू चार्ज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ क्यूब। क्या हो रहा है, घनाभ या घन के केंद्र पर क्यू आवेश को रखा जाए, क्यू आवेश रखा जाए। उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन है, क्यू चार्ज को कहां रख दिया है हमने, उस क्यूब के सेंटर पर रख दिया है, केंद्र पर रख दिया है। अब आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, इस केस को बहुत डीप समझिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछेगा जो घन है
घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे घन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूरे घन की बात कर रहा है। पूरे घन पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q। क्यों? क्योंकि सेंटर में रखा है, उसका ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा? जितना चार्ज होगा उतना ही आएगा। सो लेट कि क्या हो जाएगा आपके पास उस केस में फाई इक्वल टू, कहां पर? पूरे घन का पूछ रहा है ना, टोटल पूछ रहा है, तो फाई के साथ टी लिख दीजिए, टोटल पूरे घन से गुजरने वाला कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू चार्ज कितना रखा है हमने? Q रखा है, तो कितना हो जाएगा? Q/ε0 या 1/ε0 Q, क्योंकि चार्ज तो Q ही है, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, तो इसको बताना तो आसान था। नेक्स्ट आपसे ऐसा ही फाई पूछा जाएगा, बट अब की बार वो फाई क्या होगा? वो पूछेगा आपसे, बताइए फेस पर कितना है, उसकी सतह पर कितना है फाई। कौन सा फाई है ये? सतह वाला। फेस मतलब सतह। तो आपको काउंट करना पड़ेगा इस क्यूब में कितनी सरफेस है, कितनी सतह है। तो सतह ओवरऑल जब आप काउंट करोगे तो आपको पता है क्यूब में कितनी साइड होती है। कितनी साइड होती है क्यूब के पास? 6 साइड होती है। कितने फेस होते हैं? 6। तो आप क्या करोगे? सेम टू सेम उस चार्ज को डिवाइड कर दोगे 6ε0 से। क्यों? क्योंकि वो आवेश 6 की 6 सतहों में बट जाएगा। कुछ फ्लक्स इधर से निकलेगा, कुछ फ्लक्स सेकंड से, कुछ फ्लक्स थर्ड से, और क्यूब है ना, क्यूब में लेंथ और विड्थ कैसी है? बराबर है। सो सिंपली बोला जाएगा कि किसी एक सतह से, किसी एक फेस से कितना निकलेगा बाहर? 1/6 पार्ट। तो ये कितना था? Q/ε0। इसका कितना कर दीजिए आप? 6 पार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सतह कितनी है? 6 है, इसलिए 6 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है फाई किसका बताना है आपको? आपने सतह तो बता दी। अगला पूछा जाता है कॉर्नर से निकलने वाला। कॉर्नर मतलब क्यूब के जो कोने हैं उनसे कितना बाहर निकलेगा, एक कोने से कितना बाहर निकलेगा। तो मुझे पता होना चाहिए क्यूब के पास, क्यूब मतलब आपको अगर घनाभ समझ में नहीं आता तो एक स्क्वायर बॉक्स ले सकते हैं आप। उस स्क्वायर बॉक्स में कितने कॉर्नर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा चार्ज? 8 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, पहले सतह 6 थी तो 6 से डिवाइड कर दिया, कॉर्नर 8 है तो 8 से डिवाइड कर दिया। आसान यहां तक? जी हाँ बिल्कुल। एक लास्ट और पूछता है आपसे कि फाई आपने सरफेस पर बता दिया, कॉर्नर पर बता दिया, अब आप कोर पर बता दीजिए। अब आप किस पर बता दीजिए? कोर या भुजा पर बता दीजिए। कोर बोलते हैं हिंदी में या भुजा बोलते हैं? कोर मतलब इसकी बात हो रही है, ये वाली, कि जब आप एक बॉक्स को देखते हो तो उसकी लेंथ और विड्थ ऐसे अटैच होती है ना, लेंथ और विड्थ ऐसे अटैच होती है इस तरीके से, और जैसे ही अटैच होगी ऐसे, तो इस वाले कॉर्नर को क्या बोलोगे आप? कोर बोलोगे। कॉर्नर टू कॉर्नर जो लाइन मिलती है ना, कोने और कोने को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। तो कितनी कोर हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। 6 तो ऊपर हो गई और 6 कहां हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। तो ऐसे ओवरऑल कोर कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। तो अब की बार किससे डिवाइड हो जाएगा? वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल कितने फॉर्मूले आए इस केस में? 4। तो टोटल तो आप जानते हो ये बदल ही नहीं रहा है। टोटल बदल रहा है क्या? नहीं, टोटल चार्ज नहीं बदला जा रहा है। बस 3 केस बन रहे हैं उसके। और एक सरफेस वाला 6 होती है इसलिए 6 से डिवाइड, कॉर्नर 8 होते हैं इसलिए 8 से डिवाइड, और कोर कितनी होती है? 12, इसलिए 12 से डिवाइड। आई होप चीजें आप याद रखोगे और आपको समझ में आई होगी। डन। बढ़ते हैं
नेक्स्ट केस की तरफ और देखते हैं अगला क्या है। मान लीजिए कि उस चार्ज को, क्यूब का ही है थोड़ा सा अगला केस, मान लीजिए उस चार्ज को कहां रख रहे हैं हम, लेट की एक क्यूब बना ले पहले। सो दिस वन इज द क्यूब, है ना, और इस क्यूब के साइड में ही एक और क्यूब बना लेते हैं ना। तो दो क्यूब को क्या करके रखा है, चिपका कर रखा गया है, दो क्यूब को एक साथ रखा गया है। सो लेट कि इसी के साथ एक और क्यूब जुड़ी हुई है, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं आप, ऊपर जोड़ सकते हैं, आप इस साइड जोड़ सकते हैं। तो लेट कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक और क्यूब को जोड़कर रखा है। क्या किया है, एक और क्यूब को जोड़कर रखा है। नाउ सेम केस आ जाएगा, सिमिलर यहां से बना देते हैं इसको। इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों क्यूब क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। आई थिंक इधर ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे बनेगी तो कॉर्नर कॉर्नर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, सॉरी, जरा सा फिर से बना लेते हैं इसको। तो लेयर पे लेयर आनी चाहिए, तो एक लेयर ये ले लेते हैं, लाइट की यही वाली लेयर है उसके पास सेम, है ना, इसी पे बना देते हैं। सो ये हो जाएगा क्या, टिप्पा कंप्लीट। थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, लाइट ये बना। अब इसको बना दो ऐसे, थोड़ा सा बड़ा हो गया बॉक्स, पर कोई नहीं, अब ओके डन। तो येलो वाला और ब्लू वाला दो क्यूब को क्या रखा है, उन्होंने चिपका कर रखा है ना, सटा कर, कि एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स क्या है, चिपके हुए है इस केस में। अब चार्ज को क्या किया जाता है, उन दोनों की जो एडजेसेंट लेयर है, दोनों की जो आपस में चिपकी हुई सतह है, उसके बीचों बीच रखा गया है, उसके बीचों बीच रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब, मीनिंग क्या है, मीनिंग समझिए, जब आवेश का आधा भाग, क्या, जब आवेश का आधा भाग, आवेश का कैसा भाग, आधा भाग, पहले तो पूरा आवेश रखा था, वो भी कहां रखा था, केंद्र पर, इसीलिए पूरा था। अब उस आवेश का आधा भाग घन के अंदर उपस्थित हो, घन के अंदर या सतह पर लिखूं मैं, अंदर भी ना लिख के सतह पर लिखूं तो आप और अच्छे से समझोगे। घन की सतह पर उपस्थित हो, मीन्स क्या बोल रहा है, हाफ पार्ट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ क्यूब। तो इस क्यूब की सतह के पास कितना हिस्सा आएगा, आधा हिस्सा आएगा, दूसरे क्यूब के पास कितना जाएगा, आधा जाएगा। मतलब ये जो चार्ज है ये दो हिस्सों में बट जाएगा। कौन से दो हिस्से होंगे, आधा ब्लू के पास जाएगा और आधा येलो के पास आएगा। मीन्स सिंपली डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे आपको, इस वाले से निकलने वाला आधा, उस वाले से निकलने वाला आधा। तो अगर वो बोलेगा फाई पूरे सिस्टम से निकलने वाला, सिस्टम मतलब पूरे निकाय से, निकाय में दोनों के दोनों क्यूब इन्वॉल्व है, निकाय सिस्टम, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा सिस्टम है, जो निकाय हमने बनाया है, सिस्टम बनाया, वो इस तरीके का है। तो उस निकाय से निकलने वाला तो फिर से वही हो जाएगा, Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन 0, इसमें कोई चेंज नहीं। बट वो जो पूछ रहा है एक्चुअल में वो क्या होगा कि उस एक क्यूब पर कितना फ्लक्स है, या उस एक क्यूब में जो आधा चार्ज है उस एक क्यूब पर कितना फ्लक्स बना रहा है। फिर से बोलता हूं कि वो जो हाफ पार्ट है उस चार्ज का,
वो इस वाले से कितना फ्लक्स निकाल रहा है, वो जो हाफ पार्ट है वो ब्लू वाले से कितना फ्लक्स निकाल रहा है। मतलब किसी एक घन के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेगा फ्लक्स फॉर क्या, किसी एक क्यूब के लिए, है ना, सिंगल क्यूब, क्या बोलेंगे, सिंगल क्यूब, किसी एक घन के लिए, किसी एक घन से गुजरने वाला फाई इक्वल टू, क्या करोगे, आधा इधर आधा इधर, तो आप सिंपली बता सकते हो दो के हिस्से में बट रहा है तो कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 0 आ रहा है। जी हाँ, इस तरीके से हो जाएगा, आसानी से सॉल्व, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक लास्ट केस और कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपको इससे टफ कंडीशन आ गई तो उसको भी कंसीडर कर सकते। इससे टफ अब क्या हो सकता है कि आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब में जो चार्ज रखा है उसको इस तरीके से रखा है, किस तरीके से, इस तरीके से रखा गया है कि उसका सेंटर और क्यूब का सेंटर दोनों मिलते हैं, उसका सेंटर और क्यूब का सेंटर दोनों मिलते हैं। इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्नर में भी कुछ ही हिस्सा आ रहा है। आपने केमिस्ट्री के अंदर यूनिट सेल वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपको बताते हैं कि जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर यहाँ पर भी वही केस आ रहा है कि जो चार्ज है उसका कहां पर उसको रखा कहां जा रहा है, कॉर्नर पर रखा जा रहा है, तो उसका कितना भाग इस क्यूब के अंदर आएगा, कहां रख रहे हैं उसको, कॉर्नर पर, तो उसका कितना भाग क्यूब के अंदर आएगा। तो आप जानते हैं पहले ही कॉर्नर पर रखा है तो उसका कितना, 8th पार्ट कहां आएगा, अंदर आएगा। समझ रहे क्या, आसान सा केस है, कंसीडर कीजिए और कंसीडर करके बताइए जरा सा कितना होगा। कॉर्नर वाला है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है और उसके कॉर्नर पर क्या कर रहे हैं, हम एक बॉल को फिट कर रहे हैं, है ना। एक स्क्वायर बॉक्स है जिसके कॉर्नर पर क्या किया जा रहा है, एक बॉल को फिट कर रहे हैं। बॉल को फिट करने पर क्या कहानी होगी कि उसके घन पर उसका कितना हिस्सा आएगा, मतलब ये जो छोटा सा कॉर्नर बनेगा यहाँ पर, इस कॉर्नर के अंदर कितना हिस्सा आएगा उसका, तो आप जानते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कितना पार्ट आता है, ओनली 1/8 पार्ट आता है। जब चार्ज का 1/8 पार्ट आएगा तो मैं क्या बोल दूंगा, घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला फ्लक्स, घन के हिस्से में कितना है, 1/8 पार्ट है, तो फाई फ्रॉम क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन 0। कॉर्नर के हिस्से में कितना आता है, 8, और आप जानते हैं कॉर्नर से पास नहीं हो रहा है, चार्ज कॉर्नर पर ही रखा है, इसलिए मैं क्यू बाय एप्सिलॉन 0 नहीं लिख सकता कि पूरा चार्ज तो नहीं आ रहा है इसके हिस्से में, तो फिर क्या आ रहा है। और देखिए यहाँ कोई सिस्टम भी नहीं बन रहा है पूरा कि मैं 8 क्यूब रखने पड़ेंगे मुझे, आप समझिए उसको पूरा कवर करने के लिए ऊपर कितने क्यूब रखने पड़ेंगे, 8, एक इसको मिलाकर आप पूरा काउंट करें सिस्टम तो 8 क्यूब का सिस्टम बनेगा, 4 नीचे और 4 उसके ऊपर, ऐसे 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। तो इस क्यूब के हिस्से में कितना आएगा, 8वां पार्ट आएगा। सो कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0। जी हाँ, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0। तो ये था ओवरऑल जो गॉस के क्या थे, एप्लीकेशन थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, खास करके क्यूब वाले पे ज्यादा क्वेश्चन आते, बाकी तो जनरल है। अगर इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट जीरो, है ना, डाइपोल है तो प्लस माइनस अपने आप जीरो हो जाएगा, फिर भी फ्लक्स जीरो। बहुत सारे चार्ज है तो उन सबको जोड़ लिया जाएगा, क्यू नेट बनेगा, क्यू नेट के बाद एप्सिलॉन 0,
फिर कहानी आ गई किसकी, क्यूब की, तो क्यूब के सेंटर पर है तो फिर आप डिवाइड कर दीजिए बराबर 6 क्या होती है, फेस होती है, फलक होती है 6, उससे डिवाइड कर दीजिए। कोर कितनी होती है, 12 होती है, 12 से डिवाइड कर दीजिए। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। बाकी फिर ये वाले केस। तो आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा क्या समझने के लिए, गॉस के अनुप्रयोग समझने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आज की क्लास में क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस होती है जो किसी शॉर्ट एरिया से बाहर निकलती है ना, अल्पांश से बाहर निकलती है। नाउ उनके लिए किसने थ्योरम दिया, गॉस ने थ्योरम दिया, उस फ्लक्स के बारे में बताया कि वो चार्ज पर पूरी तरीके से डिपेंड करती है ना। प्लस चार्ज है तो उस सतह से बाहर, माइनस चार्ज है तो सतह से अंदर, और खास करके थीटा पर आप ध्यान से वर्क करना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का सेशन। आप एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, है ना, कंप्लीट करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।